Hello everyone, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. Today we are going to deal with the lesson The Ailing Planet, the Green Movement's Role, written by Nani Palkhiwala. It's from the book Hornbill, Class 11th. स्टूडेंट्स किसी भी लेसन की क्वेश्चन आंसर तक पहुंचने के पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लेसन के कंटेंट को अच्छी तरह समझ लें। तो ये जो हम आज लेसन पढ़ने जा रहे हैं ये कोई कहानी नहीं है, ये एक फैक्ट है जो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो कैसे आपके भविष्य से जुड़ा है? आपके डे टू डे लाइफ में जाने अनजाने हम और आप कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो धरती के लिए ठीक नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन चलते चलते हम फूल पत्ते को तोड़ लेते हैं, छोटे पौधे हैं तो उसको उखाड़ देते हैं, ज़रा सी दूरी पर जाने के लिए बाइक उठाते हैं और चल देते हैं, खेतों में पेस्टिसाइड और वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, फसल कट जाने के बाद बचे हुए हिस्सों को खेत में ही जला देते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदायक सिद्ध होने वाला है। तो आप देखिए, हम लेसन शुरू करते हैं। The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November. यह नानी पालखीवाला की लिखी हुई एक आर्टिकल है जो 24 नवंबर को द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई थी। द इशू दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यूड टू द रिलेवेंस। ठीक है, तो आप इस आर्टिकल में जिस मुद्दे को उठाया गया था वो है डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। डिक्लाइनिंग हेल्थ यानी कि पृथ्वी का गिरता हुआ स्वास्थ्य, या कह लें पृथ्वी की बिगड़ती हुई स्थिति। देखिए पृथ्वी कितनी परेशान है, एक पेशेंट की तरह लेटी हुई है। और इनका ये जो आर्टिकल है ये द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। तो आज जिस मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया है वो है पृथ्वी की बिगड़ती हुई स्थिति। तो ये जो इशू है ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था, बल्कि अगर देखा जाए तो ये आज और अधिक विकराल रूप में हमारे सामने है। तो वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास, which has gripped the imagination of entire human race, यानी समस्त मानव जाति, so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. देन नानी पालखीवाला यहाँ ग्रीन मूवमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। विश्व इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मूवमेंट हुआ हो जिसने समस्त मानव जाति का ध्यान उतनी तेज़ी से अपनी ओर खींचा हो जितना कि इस ग्रीन मूवमेंट ने खींचा। क्योंकि यहाँ प्रश्न हमारे अस्तित्व का और जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसके अस्तित्व का था। नानी पालखीवाला बताते हैं कि इस आर्टिकल के लिखे जाने के 25 साल पहले इस मूवमेंट का शुरुआत हुआ। 1972 में विश्व का पहला नेशनल लेवल की ग्रीन पार्टी की स्थापना न्यूजीलैंड में हुई। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और तब से लेकर के अब तक ये जो ग्रीन मूवमेंट है ये काम कर रही है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये ग्रीन पार्टी है, इसकी स्थापना 1972 में हुई है। ठीक है, और ये अवेयरनेस फैला रही है लोगों में के अंदर कि आप देखिए कि धरती किस कदर
परेशान हो चुकी है हम इंसानों की हरकतों के कारण। और ये जो मूवमेंट है ये अवेयरनेस फैला रही है, लगातार ये जागरूकता फैला रही है लोगों के अंदर कि हम अपनी धरती को और धरती से मिलने वाले समस्त रिसोर्सेस की हम सुरक्षा करें। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ग्रीन पार्टी कर क्या रही है। तो ग्रीन पार्टी लगातार हम लोगों के बीच में ये अवेयरनेस फैला रही है कि किसी भी तरह हम अपनी धरती को और उसके रिसोर्सेस को बचाएं, उसका यूज़ तो करें लेकिन मिसयूज़ ना करें। देन वी हैव शिफ्टेड वन होप irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the earth। तो ये जो ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ जिसने लोगों को अवेयर करना शुरू किया, लोग अवेयर भी हुए और अवेयरनेस का ये नतीजा निकला कि उनका जो नज़रिया था, जो व्यू था, वो मैकेनिस्टिक व्यू से हॉलिस्टिक व्यू की ओर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कि ग्रीन मूवमेंट ने हमारे नज़रिए में जो परिवर्तन लाया है वो नज़रिया क्या है, क्या मतलब है मैकेनिस्टिक व्यू और हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू से। तो इसका ये मतलब है कि मैकेनिस्टिक व्यू का अर्थ ये हुआ कि संवेदनहीन होकर के किसी भी चीज़ को मशीन की तरह लेना। हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू का मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से पर्यावरणीय दृष्टिकोण रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखें इस चित्र में तो आप देखिए कि हम संवेदनहीन होकर के पृथ्वी की दशा बिगाड़ रहे हैं और हम संवेदनपूर्ण होकर के अगर हम धरती की रक्षा कर रहे हैं तो ये है हॉलिस्टिक व्यू और ये है मैकेनिस्टिक व्यू। ठीक है, तो अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आसान शब्दों में समझें तो इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले हम जो लेते हैं मैकेनिस्टिक व्यू क्या है ये देख लेते हैं। हम अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अर्थ और उसके रिसोर्सेज से चीज़ें लेते तो रहे हैं लेकिन उसका रिप्लेसमेंट करने में कहीं ना कहीं चूक गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि हम अपने भोजन पानी को तो अर्थ से प्राप्त करते ही हैं, धरती हमको भोजन पानी तो देती ही है, लेकिन अब ये देखें कि जब मानव विकास का दौर शुरू हुआ और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर आया, उद्योगों के विकास का दौर आया, तब सभी इंडस्ट्रीज़ अपनी रॉ मटेरियल अर्थ से लेती रहीं और उसके रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग करती रहीं। यहाँ हम अर्थ को सिर्फ एक मशीन समझ रहे थे, सिर्फ उसके रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और एक और तो हम रिसोर्सेज का यूज़ कर के अर्थ को खाली कर रहे थे और दूसरे ओर हमारे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट को बुरी तरह पॉल्यूट कर रहे थे और हम संवेदनहीन की तरह ये सब मूक प्राणी की तरह देख रहे थे कि भाई हमको क्या करना, धरती तो निर्जीव चीज़ है, इस सब भंडार इसके अंदर भरा है और हमारा काम तो इसको सिर्फ निकाल करके यूज़ करना है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा जो मैकेनिकल दृष्टिकोण चल रहा था अब तक, ये हटा देना है। तो होता ये है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, कोई भी चीज़ थोड़े समय के बाद ख़राब होने लगती है, उसके देखभाल और रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये तो हमारी धरती है, अपने दोनों हाथों से हमें भरपूर देने वाली हमारी धरती, इसकी देखभाल और इसकी परिपूर्ति भी तो आवश्यक है। और यही हमारा नज़रिया, जब हम सोच लेते हैं कि इसकी देखभाल और परिपूर्ति ज़रूरी है, तो यही हमारा नज़रिया शिफ्ट हो जाता है हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू की ओर। हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू यानी कि पूर्णतः पर्यावरणीय
नज़रिया, जहाँ हम हमारे आपकी तरह धरती के परिपूर्ति और अपने पर्यावरण के प्रति एक आशावादी नज़रिया को अपनाने की बात सोचना शुरू कर देते हैं, और ये अब रिवर्स नहीं हो सकता है। तो इट्स शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन यानी क्या होता है? अवधारणा। एज रिवॉल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, हु taught mankind in the 16th century that Earth and the other planets revolved around the sun. तो अर्थ को लिविंग ऑर्गेनिज्म मानने का जो नज़रिया है, यानी कि हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू से सोचने का जो नज़रिया था, वो उतना ही क्रांतिकारी था जितना कि 16वीं सदी में 16th सेंचुरी में कोपरनिकस का इंट्रोड्यूस्ड किया हुआ थियरी थी कि सन अपनी जगह फिक्स है और धरती अब अन्य सभी प्लैनेट के साथ इसका चक्कर काट रही है। ठीक है। देन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा मानव इतिहास में पहली बार हो रहा है कि समस्त मानव जाति ये अवेयर हो गई है कि अर्थ जो है हमारी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। और धरती और हम क्या हैं? हम एक जीव हैं जो इस विस्तृत धरती पर रह रहे हैं। ठीक है, इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड लिविंग प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। ठीक है, तो अब चूँकि धरती एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसकी अपनी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं, अपनी कुछ वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, और हम सबको इनकी इन नीड्स की, इन एक्टिविटीज़ का सम्मान करना चाहिए और इनको प्रिजर्व रखना चाहिए, यानी कि सार संभाल करना चाहिए। तो इस तरह हमें अपनी धरती के प्रति इको फ्रेंडली होना होगा। अपने डेवलपमेंट के लिए अगर हम धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो बाद में ये कहीं ना कहीं हमें ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि इस धरती पर हमारा जीवन तब तक ही पॉसिबल है जब तक धरती सही और स्वस्थ रूप में हमारे साथ है। द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligation to be good steward of the planet and responsible trustee of the legacy of the future generation. ठीक है, लेकिन धरती के जो वाइटल साइंस हैं, वो जो जैविक लक्षण हैं, वो ये बता रहे हैं कि धरती गिरते हुए स्वास्थ्य वाली, देखिए गिरते हुए स्वास्थ्य वाली एक प्लैनेट बन गई है। एक सिंबॉलिक यूज़ किया गया है, एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया है। ठीक है, गिरते हुए स्वास्थ्य वाली एक पेशेंट बन गई है। इसलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपने एथिकल ऑब्लिगेशन यानी कि जो हमारी नैतिक दायित्व हैं उसका निर्वहन करते हुए एक अच्छे जो गुड स्टुअर्ड यानी कि एक अच्छे प्रबंधक और एक अच्छे ट्रस्टी का रोल अदा करें। ठीक है, तो ये क्या हुआ एक अच्छे प्रबंधक और एक अच्छे ट्रस्टी का रोल अदा करना? देखते हैं। अपने और अपने इंडस्ट्रियल ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में अब तक हमने धरती का इतना दोहन किया है कि ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज से लगभग खाली हो चुकी है। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और रिसोर्सेज के दोहन का एक कुशल प्रबंधक की तरह
इस पूरे डेटा का आकलन करें और उसकी परिपूर्ति की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही मत भूलें कि हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, ओनर नहीं हैं। हमें एक दिन इस धरती को छोड़ के जाना है और इस धरती पर हमारे अगली पीढ़ी को आना है। ये धरती हमारे पास हमारे बच्चों की एक धरोहर है, ठीक है, लीगेसी है, ठीक, जिसे हमें भरपूर रिसोर्सेस से भरपूर रूप में उन्हें सौंपना है। तो एक तो हमें अच्छा प्रबंधक बन के परिपूर्ति करना है, दूसरा एक अच्छा ट्रस्टी बनना है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक समझदार व्यक्ति की तरह धरती के रिसोर्सेस का यूज़ करें, उसका मिसयूज़ ना करें। टू डेवलप देन 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर वर्ल्ड 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्होंने एक परसेप्शन दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987 by the World Commission on Environment and Development। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने, यानी विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग ने, इस प्लैनेट को सेव करने के लिए एक कंसेप्ट दिया और वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट, और इसे काफ़ी सराहा गया। In its report, it defined the idea as a development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their need. That is, without stripping the natural world of resources future generation would need. तो अब हम ये समझ लें कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है। शॉर्ट में अगर हम इसको समझें तो ये है टू डेवलप विदाउट हार्मिंग द अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेस। धरती और धरती के रिसोर्सेस का यूज़ तो करना, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाए बिना अपना खुद का विकास करना, ठीक है। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट कि हम धरती के रिसोर्सेज का यूज़ तो करें, करना पड़ेगा भाई, धरती पर हैं तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा, पर रिसोर्सेज को ख़त्म ना होने दें, उसकी परिपूर्ति करते रहें। और अधिक अगर ठीक से समझना चाहें तो धरती के जिन रिसोर्सेज का यूज़ हम अपने नीड को पूरा करने के लिए करते हैं, उस नीड को थोड़ा लिमिटेड कर दें, यानी जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही यूज़ करें, ख़ास करके उन रिसोर्सेज का जो नॉन साइक्लिक हैं, ठीक है। तो इससे जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह है, तो इस तरह हमारी प्रेजेंट नीड भी पूरी हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी भी इन रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग करती रहेगी, ठीक है। और जो साइक्लिक हैं जैसे कि पेड़ हैं, जल है, सॉइल है, मिनरल है, इसकी हम यूज़ तो करेंगे ही, लेकिन परिपूर्ति भी करते रहें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर शॉर्ट में हम समझें तो वो ये है कि नॉन साइक्लिक रिसोर्सेज का हम वाइसली जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें, और साइक्लिक रिसोर्सेज का यूज़ तो करें पर परिपूर्ति करते रहें। तो भाई ये तो समझ में आ गया कि धरती के साथ जो भी उठापटक कर रहे हैं वो हम इंसान ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इंसानों ने नेचर का हुलिया बिगाड़ने में कितना खतरनाक रोल अदा किया है, इसे नानी पालखी वाला एक सटीक उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। देखिए, ये है लुसाका के जाम्बिया का एक चिड़ियाघर, ठीक है। और इस
इसमें एक केज है, आप देखिए केज है, ये एक पिंजड़ा है, ठीक है, और ये पिंजड़ा बिल्कुल खाली है। इसके बाहर एक नोटिस लगा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर। तो भाई विश्व के उस खतरनाक जानवर को बड़े उत्सुकता से देखने के लिए आप भी जाएंगे। पर ये क्या, केस तो बिल्कुल खाली है, कोई जानवर नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। जैसे ही आप अंदर झांकेंगे उसमें आपकी अपनी यानी इंसान की तस्वीर नज़र आएगी, रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब नज़र आएगा। तो यही है विश्व का सबसे खतरनाक जानवर, जिसने अपनी हरकतों से इस धरती को, इस प्लेनेट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो लुसाका के चिड़ियाघर वाले एक द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल के नोटिस के पास एक मिरर लगा करके हम इंसानों को ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि हम इंसान ही प्रकृति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देन आपको समझ में आ गया होगा ये बात। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from system-based domination to one based on partnership. ठीक है, तो दुनिया भर में काम कर रहे हैं इन विभिन्न एजेंसियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिसने दुनिया के इस सबसे खतरनाक जानवर को अपनी नैतिक जिम्मेदारी के प्रति अवेयर कर रही है। अर्थात इन एजेंसीज के प्रयासों से लोग अभी समझने लगे हैं कि धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसान ही है। अभी भी अगर वे सचेत नहीं हुए तो न ये धरती रहेगी और न इस धरती पर किसी जीवन का अस्तित्व रहेगा, क्योंकि स्वस्थ धरती के होने से ही इस पर हमारा जीवन संभव है। ठीक है, साथ ही उनको इस बात का भी एहसास हो रहा है इंसान को कि एकाधिकार की व्यवस्था से अब सहयोग की व्यवस्था की ओर मूव करने में भी भलाई है। तो क्या है एकाधिकार की व्यवस्था, सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, और क्या है सहयोग की व्यवस्था यानी कि सिस्टम बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। देखिए, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो आप क्लास के अंदर आपकी जो टीचर होते हैं वो आपके गाइड होते हैं, आप उनके अंडर में पढ़ते हैं, जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं आप उनके अनुसार अपना काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप मिलजुल करके काम करते हैं, एक दूसरे को अपने बराबर समझ करके, एक दूसरे की परेशानी को समझ करके अपना काम करते हैं। ठीक है, तो पहला जो उदाहरण दिया गया है जिसमें टीचर डोमिनेट करता है आपको, टीचर एक बॉस का रोल अदा करता है, ये कहलाता है सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन। और दूसरा जो उदाहरण दिया गया जहां आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं मिलजुल करके एक दूसरे की परेशानियों को समझते हुए, ये कहलाता है आपका सिस्टम बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। ठीक है, तो इससे देखिए होता क्या है कि काम तो दोनों ही स्थिति में होता है, पर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बेहतर तरीके से और अधिक जिम्मेदारी के साथ दूसरे हिस्से में होता है, यानी कि सहयोग की व्यवस्था में होता है। तो इसको हम धरती से कैसे रिलेट करें? हमें भी देखिए, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि मानव जो है मास्टर माइंड है, वो धरती पर सबसे दिमाग वाला प्राणी है, लेकिन फिर भी उसे धरती को डोमिनेट नहीं करना है। वो
अन्य दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह वो भी धरती का एक हिस्सा है। इसलिए वो दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ज़रूरतों को समझते हुए खुद की ज़रूरत और विकास का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है और हम जैसा चाहें वैसा यूज़ करें। तो ये इस तरह से मानव को भी समझना होगा कि अब डोमिनेशन नहीं बल्कि पार्टनरशिप के रूप में आगे की ओर बढ़ना है। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन इंसान के अलावा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ऐसे लिविंग स्पीसीज़ का यानी जीव जंतुओं की लिस्ट बनाई है जिनके साथ हम धरती शेयर कर रहे हैं। Estimate vary widely as regard the still uncatalogued living species. ये जो लिस्ट है ये वेरी करता है क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसी स्पीसीज़ हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। बायोलॉजिस्ट रिकॉन दैट अबाउट 3 to 100 million other living species will languish unnamed in ignominious darkness, है ना। तो वैज्ञानिकों ने ये एस्टिमेट निकाला है कि लगभग 3 से 100 मिलियन ऐसी और स्पीसीज़ हैं जो इस धरती पर तो हैं लेकिन अभी वो अनलिस्टेड हैं क्योंकि उनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। तो बीइंग ए सुपीरियर बीइंग हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सभी लिविंग स्पीसीज़ चाहे वो लिस्टेड हों या अनलिस्टेड हों जो हमारे साथ इस धरती को शेयर कर रहे हैं और उनकी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम ये समझें कि इस धरती पर और उनके रिसोर्सेज पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि इन जीव जंतुओं का है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि धरती और धरती पर रहने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलजुल कर साथ ही भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार को नियंत्रित करना है। Then one of the early international commissions which deal with the inter alia, ठीक है, inter alia means in between, with the question ecology and environment was Brand Commission, which had distinguished Indian as one of the member, Mr. L.K. Jha, ठीक है। तो कुछ इंटरनेशनल आयोग हैं, कमीशंस हैं जो अन्य मामलों के साथ साथ इकोलॉजी और एनवायरनमेंट यानी पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित बातों से डील करते हैं। इन आयोगों में एक है ब्रांड आयोग, ब्रांड कमीशन। इस ब्रांड आयोग में एक सदस्य हैं मिस्टर L.K. झा, ठीक है, जो एक जाने माने भारतीय हैं। ये हैं मिस्टर L.K. झा। The first Brand report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing desert, impoverished landscape and ailing planet, ठीक है। तो यहाँ ब्रांड रिपोर्ट में एक प्रश्न उठाया गया कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी धरती सौंपने जा रहे हैं जिसका एक बड़ा हिस्सा रिसोर्सेज के एक्सेसिव यूज़ के कारण बर्बाद हो चुका है। हरे भरे घास के मैदान, खेत जो हैं वो रेगिस्तान बन चुके हैं, धरती बंजर हो चुकी है और पर्यावरण पूर्ण रूप से दूषित हो चुका है। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect,
global economic prospect point out the earth principal biological system are four: fisheries, forest, grassland, and cropland. This is the book written by मिस्टर लिस्टर द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। तो यहाँ पर नानी पालकीवाला एक बुक का रेफरेंस दे रहे हैं जिसे मिस्टर लिस्टर आर ब्राउन ने लिखा है। इस बुक का नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट और इस बुक में ये बताया गया है कि इस धरती पर 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम है: फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। और ये चारों ही ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के बैकबोन हैं। In addition to supplying of food, these four systems provide virtually all the raw material for industry except mineral and petroleum derived synthetics. तो ये जो चारों सिस्टम हैं ये हमें न सिर्फ फूड अवेलेबल करवाते हैं बल्कि हर तरह के इंडस्ट्रीज़ के लिए सिर्फ सिंथेटिक और पेट्रोलियम को अगर छोड़ दें तो सभी के लिए रॉ मटेरियल भी उपलब्ध करवाते हैं। देन इन लार्ज एरिया ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल level, a point where their productivity is being impaired. तो अब संसार के बहुत बड़े क्षेत्र में लोग इन चारों बायोलॉजिकल जो सिस्टम हैं उसका इतना दोहन कर रहे हैं कि ये जो चारों सिस्टम हैं हमारे ये दम तोड़ने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अगर अब भी हम अवेयर नहीं हुए और जिस दिन ये चारों बायोलॉजिकल सिस्टम ख़त्म होने के पॉइंट पर पहुंच जाएंगे सारी इंडस्ट्रीज़ अपने आप बंद हो जाएंगी। हमें भोजन, पानी, शुद्ध हवा मिलना बंद हो जाएगा और फिर इस धरती पर हमारा सर्वाइवल भी संभव नहीं होगा क्योंकि उस कंडीशन में धरती भी नहीं रहेगी। और जिस दिन ऐसा हुआ when this happens, जिस दिन ऐसा हुआ फिशरीज कोलैप्स हो जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, घास के मैदान वेस्टलैंड बन जाएंगे, एंड क्रॉप लैंड डिटेरियोरेट, और कृषि योग्य भूमि ख़त्म हो जाएगी। In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा, कैसे इस स्थिति से बचा जा सकता है, हम ये देखेंगे। फिशरीज कैसे विलुप्ति के कगार पर पहुंचेंगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, लोग जो अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, जो अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना चाह रहे हैं, तो प्रोटीन के लिए लोग भोजन में फ़िश ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि फ़िश जो होती हैं वो प्रोटीन रिच होती हैं। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि फ़िशिंग बढ़ गई है। साथ ही फ़िश को ग्रो करने के लिए जो साफ जलीय पारिस्थितिकी चाहिए, फ्रेश एक्वेटिक इकोसिस्टम चाहिए, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज के कारण नहीं मिलता है और इस तरह से धीरे धीरे फिशरीज कोलैप्स हो जाएंगी। अब देखते हैं कि जंगल कैसे गायब हो रहे हैं और इससे कैसे बचें। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड। ठीक है, डेसिमेटेड मीन्स होता है रिड्यूस इन नंबर, in order to procure firewood for cooking, है ना। पॉइंट नोट करिए, firewood for cooking, जलावन जिसे हम कहते हैं खाना बनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी। In some places firewood has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it, है ना। तो
क्या होता है कि जंगल कैसे गायब हो रहा है कि जलावन की लकड़ी के लिए लोकल फॉरेस्ट यानी स्थानीय जंगल से लोग लकड़ी काट रहे हैं और इस तरह पेड़ों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो पेड़ों से लोग जलावन की लकड़ी क्यों काट रहे हैं? क्योंकि कुछ गरीब देशों में लोग इन्हीं लकड़ियों का यूज़ आसपास के जंगल से काटकर भोजन पकाने के लिए करते हैं। और कुछ जगह तो ये जलावन इतने महंगे हो गए हैं कि ऐसा कहा जाने लगा है कि वॉट गोज़ अंडर द पॉट इज़ नाउ कास्ट मोर देन वॉट गोज़ इनसाइड इट, कि भोजन के अंदर बर्तन के अंदर जो पक रहा है भोजन, उसकी कीमत काफ़ी कम है बनिस्बत इसके जो भोजन के बर्तन के नीचे जल रहा है। यानी कि इन जगहों पर जलावन इतनी महंगी हो गई है कि इसका अधिकतर पैसा, लोगों का अधिकतर पैसा जलावन खरीदने में ही ख़त्म हो जाता है और ये अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा खाना पीना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए इन्होंने एक सिंपल सा सलूशन निकाला कि आसपास के जंगलों से लकड़ियों को काट लाते थे और भोजन पकाते थे। तो इस तरह लोग जंगल को काट रहे हैं, जिससे धीरे धीरे पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। तो होना ये चाहिए कि अगर हम जंगल को काट रहे हैं अपने यूज़ के लिए, एक सूखा पेड़ भी काट रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कम से कम 10 पेड़ लगाएं, क्योंकि एक पौधे को पेड़ बनने में लगभग 10 से 15 साल का समय तो लगता ही है ना। तो ये तो ठीक है कि हम इन रिसोर्सेज का यूज़ करें, पर यह भी ज़रूरी है कि प्लांटेशन करें। एक हाथ से अगर हम ले रहे हैं तो ये ज़रूरी होता है कि दूसरे हाथ से हम धरती को और ज़्यादा वापस भी करें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज से भरपूर धरती मिल सके। Since the tropical forest is, in the word of Dr. Mayer, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. यहाँ नानी पालकीवाला डॉक्टर मेयर के शब्दों का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वन विकास के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, पावर हाउस हैं, और वनों के विलुप्त होने से कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां भी विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं। और ये वो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम और पर्यावरण को मजबूत और स्वस्थ बनाने में एक अहम रोल अदा करते हैं। ये इकोसिस्टम की वो कड़ियां हैं जंगल जिनका निवास स्थान है। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, कीट, पौधे, सूक्ष्म जीव, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी ज़रूरतों के साथ इनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें, इन्हें नष्ट ना होने दें, क्योंकि इनके नष्ट होने से ही हमारा अस्तित्व खतरे में आ सकता है। It has been well said that forest precede mankind, desert follow. इसका एक सिंपल सा अर्थ है, वन मानव से पहले धरती पर थे, मानव आया और वन मरुस्थल में बदल गया। अगर हम इसे इस तरह समझें कि मानव जब इस धरती पर आया, ठीक है, मानव का प्रादुर्भाव जब इस धरती पर हुआ, तो ये धरती हरी भरी जंगल थी, हरियाली से भरपूर थी, यानी कि इस मानव का स्वागत एक हरी भरी धरती ने किया। और मानव ने अनवाइजली इस धरती के रिसोर्सेज का यूज़ किया और यूज़ कर करके इसे किस चीज़ में बदल दिया? बंजर ज़मीन में बदल दिया, रेगिस्तान में बदल दिया, इसे रिसोर्सेज से खाली कर दिया। It has been well said that forest precede mankind, है ना। The world's ancient parliamentary of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre
a year. And the growing use of dung for burning deprive the soil of an important natural fertilizer. तो पैट्रीमनी क्या होता है? जो चीज़ हमें अपने फोर फादर्स से मिलती है उसे हम पैट्रीमनी कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए हुआ है क्योंकि ये वो धरोहर है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन अफसोस है कि अब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 40 से 50 एकड़ पर ईयर की रेट से बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जो एनिमल वेस्ट होते हैं, ख़ास तौर से गाय का गोबर जो कि ज़मीन पर गिरता है और वहाँ सड़ करके एक प्राकृतिक खाद का काम करता है, वो भी अब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लोग कंडे बना करके इसका उपयोग जलावन के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं। ख़ासकर हमारे एरिया में दाल, बाफली, बाटी, पानिया, कंडे के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. तो विश्व बैंक का अनुमान है कि सन 2000 में अनुमानित जलाऊ लकड़ी के नीड की पूर्ति करने के लिए आज हम जितना वृक्षारोपण कर रहे हैं, आज यानी 1994 की बात कर रहे हैं, उसके 5 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी की ज़रूरत है जलाऊ लकड़ी की मांग की पूर्ति करने के लिए। तो अब देखिए 5 गुना बढ़ोतरी की बात तो 2000 के लिए थी, अभी तो 2021 चल रहा है। तो इन नष्ट हुए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को लेवल पर लाने के लिए कम से कम 15 से 20 गुना अधिक वृक्षारोपण की आवश्यकता है। जेम्स पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, said the other day, we were seeing that we're losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half a second. तो जेम्स बेथ जो कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि हम 1 एकड़ पर सेकंड की दर से अपने वनों को खो रहे हैं, पर वास्तव में ये डेटा 1.5 एकड़ पर सेकंड के आसपास है क्योंकि फायरवुड तथा ज़रूरत की अन्य चीज़ों के लिए जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. तो चलिए अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को बचाने की दिशा में क्या कदम उठाए हैं। यहाँ भारत के संविधान का आर्टिकल 48A है जिसमें ये प्रावधान है कि हर राज्य देश के एनवायरनमेंट को बचाने और सुधारने तथा जंगल और वन्य जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। But that caused endless anguish in the fact that laws are never respected nor enforced in India. For example, the Constitution says that casteism, untouchability, and bonded labor should be abolished, but they flourished seamlessly even after 44 years of the operation of Constitution. यहाँ पर तो नानी पालकीवाला कहते हैं कि भारतीय संविधान में इस प्रावधान का होना बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारी गवर्नमेंट इस धरती के सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मगर अफसोस बहुत ही एनक्विस्ट यानी पीड़ादायक है
कि अन्य लॉज की तरह यह भी केवल पेपर पर ही है। इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि लोग न तो स्वेच्छा से लॉज का सम्मान करते हुए उसका पालन करते हैं और न ही इंडिया में कानून सख्ती से लागू होता है। नानी पालकी वाला उदाहरण देते हुए बताते हैं कि आर्टिकल 48A का ठीक वैसे ही अवॉइड किया जाता है रहा है जैसे आज तक संविधान में कास्टिज्म यानी कि जातिवाद, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत और बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूर को बैन किया हुआ है। पर बड़े ही बेशर्मी से आज़ादी के 74 साल के बाद भी ये सब कुछ आज भी कुछ क्षेत्रों में फल फूल रहा है। A recent report of Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. पार्लियामेंट के एस्टिमेट कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पिछले 4 दशकों में पिछले 40 सालों में जंगल बहुत तेजी से खत्म हुए हैं। According to the reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. विश्वसनीय डेटा के अनुसार हम 3.7 मिलियन एकड़ जंगल पर ईयर के दर से खो रहे हैं। Large area officially designated as forest land are already virtually ट्रीलेस वास्तविक रूप से पेड़ विहीन होना। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो जंगल के वो एरिया जो फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी जिन्हें कानूनी तौर पर भी काटा नहीं जा सकता था, उन्हें वो भी देखा जाए तो वास्तविक रूप से ट्रीलेस हो चुके हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए ये ज़मीनें लीज पर अलॉट कर दी जाती हैं और लोग इन प्रोजेक्ट के नाम पर जंगल को काट देते हैं। तो जंगल नष्ट होने का जो सरकारी आंकड़ा बताया गया है, वास्तविकता उसकी 8 गुने से भी ज़्यादा है। ये बात 1994 की है। तो आज की स्थिति में भयावहता की कल्पना आप कर लीजिए कि जंगल कितनी तेज़ी से काटे जा रहे हैं और रिसोर्सेस का कितना ओवर यूज़ किया जा रहा है। A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 cities investigated. यूनाइटेड नेशंस ने सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी से किए गए अध्ययन के आधार पर बताया कि एनवायरनमेंट बहुत ही ख़तरनाक लेवल तक ख़राब हो चुका है। इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल 88 कंट्रीज़ में से कुछ की स्थिति तो बेहद क्रिटिकल हो चुकी है। ठीक है, तो देखें कि आखिर इन सब के पीछे क्या है, मेन रूट कॉज क्या है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. तो इन सब के पीछे जो रूट कॉज है, मेन रीज़न है, वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। इसमें कोई दो राय नहीं कि ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को बिगाड़ने के शक्तिशाली कारणों में से एक कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। It took mankind more than a million years to reach first billion. मानव जनसंख्या को 1 बिलियन तक पहुंचने में 1 मिलियन से अधिक वर्ष का समय लगा। That was the world population around the year 1088. सन 1800 में
1 मिलियन वर्ष के बाद जनसंख्या जो थी वो कितनी पहुंच गई? 1 बिलियन। बाय द ईयर 1900 a second billion was added. सन 1800 में 1 बिलियन थी, सन 1900 में इसमें 1 बिलियन जनसंख्या और जुड़ गई, यानी कि अब जनसंख्या कितनी हो गई? 1900 में 2 बिलियन। और स्थिति की भयावहता देखिए, एंड द 20th century has added another 3.7 बिलियन, कि 20वीं सदी में एक नहीं बल्कि 3.7 मिलियन ऐड हुआ। ठीक है, द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। तो इस तरह आज हम वर्तमान जनसंख्या का आकलन करें तो ये लगभग 5.7 बिलियन के करीब है। एवरी 4 डे द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 1 मिलियन। तो अगर इसका हम एवरेज देखें तो हर चौथे दिन विश्व की जनसंख्या 1 मिलियन बढ़ रही है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड, द हेल्थ इम्प्रूव्स, दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? एक बात तो यहाँ नानी पालकीवाला कह रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों में एजुकेशन का विस्तार हो रहा, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो वो परिस्थितियों को समझ रहे हैं कि कम बच्चे ही सही हैं। ठीक है, तो इस तरह जो विकास हो रहा है वो एक अच्छे कंट्रासेप्टिव का काम कर रहा है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन मेंबर्स कंटिन्यूड। ठीक है, लेकिन फैक्ट ये है कि वर्तमान में जिस तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है उसमें विकास की बात तो भूल ही जाओ। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम मूलभूत ज़रूरतों को, अपनी बेसिक नीड्स को तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। विकास की ओर कदम बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम विकास की ओर कदम बढ़ाएं, इसके पहले ये ज़रूरी है कि हमारी जनसंख्या कम हो और हम फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचें। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर beget children which condemn them to remain poor। तो आप देखिए कि तो जो इस चीज़ के महत्व को समझते हैं वो फैमिली प्लानिंग को अपना रहे हैं और इस तरह अमीर अमीर होते जा रहे हैं, पर गरीब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो गरीबी में ही बने रहने के लिए मजबूर हैं। More children doesn't mean more workers, merely more people without work। तो ढेर सारे बच्चे होने का ये मतलब नहीं कि ढेर सारे काम करने वाले हाथ, बल्कि ये कि बिना रोज़गार के ढेर सारे लोग, क्योंकि सभी को रोज़गार नहीं मिल पाता है। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion। अब सोचिए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि लोगों को जानवरों की तरह ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी की जाए ताकि जनसंख्या कंट्रोल में रहे। लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये भी है कि जब तक ज़बरदस्ती नहीं की जाए लोग स्वेच्छा से फैमिली प्लानिंग को नहीं अपनाएंगे। तो ज़बरदस्ती की जगह स्वैच्छिक फैमिली प्लानिंग से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। देखा जाए तो यही विकल्प वास्तविक रूप से जनसंख्या नियंत्रण का नहीं बल्कि गरीबी को कई गुने बढ़ाने के बीच में है। The population of India is estimated to be 920 millions today, more than the entire population of Africa and South America put together। नानी पालकीवाला कह रहे हैं
कि 1994 में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 920 मिलियन थी। 920 मिलियन ये संख्या अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुल जनसंख्या के योग से भी बड़ी है। No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। ठीक है, तो आज की स्थिति में सिर्फ कल्पना कर लीजिए, जब हम इंडिया में बर्थ कंट्रोल को प्राथमिकता नहीं देंगे, एक टारगेट सेट नहीं करेंगे, तो विकास की बात तो भूल जाओ। भूख से पीड़ित लोग अपने सपनों के साथ अपनी झोंपड़ी में ही दम तोड़ देंगे। इसलिए अगर आने वाली पीढ़ी के अच्छे लालन पालन के साथ समुचित रूप से शिक्षित करके विकास की ओर कदम बढ़ाना है, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने देना है, तो स्वैच्छिक फैमिली प्लानिंग यानी बर्थ कंट्रोल का कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of people but of planet। ठीक है, ट्रांसेंडिंग कंसर्न क्या है? ये जो ट्रांसेंडिंग कंसर्न है, इसका मतलब हुआ है कि एक कंसर्न दैट एक्सिस्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैज़ पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो जैसे कि ग्रीन मूवमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ये पीढ़ियों से चली आ रही हैं अब, है ना। ये कंसर्न रियलाइज़ करना, ये एहसास कि हमारा प्लेनेट है तो हमारा जीवन संभव है, मानव इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। और ये रियलाइजेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है। हर पीढ़ी के लोग इस बात को समझने लगे हैं कि अपने प्लैनेट को अब हमें सेफ रखना है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डजंट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिमाइस, इट्स आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। हर पीढ़ी के लोग जो है हॉलिस्टिक व्यू समझने लगे, उनमें ये एहसास अच्छी तरह हो गया है कि पर्यावरणीय परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारे अंत का ही संकेत नहीं दे रही हैं, बल्कि ये हमारे भविष्य की पासपोर्ट हैं, जो ये बता रही हैं कि हमारा कल कैसा होगा। इट्स ए होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड whole rather than a desolate collection of parts। तो the emerging new world vision has usurped in the era of responsibility। Then here is a word assert, that means welcome। ये जो हमारे अंदर रियलाइजेशन हुआ है, ग्रीन मूवमेंट के कारण हुआ है, ये क्लियर कट फैक्ट है कि ग्रीन मूवमेंट के कारण जो नया विज़न अस्तित्व में आया है, उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एरा शुरू हुआ है, दायित्व का युग। हर व्यक्ति अब सजग हो गया है कि उसके द्वारा लिया गया कोई भी कदम या कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे धरती के सर्वाइवल को कोई ख़तरा हो। तो जिम्मेदारी की ये भावना ने हमें ये समझा दिया है कि जो अर्थ है, जो अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ साथ हमें बायो सिस्टम को भी होल पैकेज की तरह ट्रीट करना है। अर्थ यानी कि हमारे प्लैनेट को हर दृष्टिकोण से एक होल पैकेज की तरह जानना और समझना है, न कि अलग अलग हिस्सों के कलेक्शन की तरह। Industry has a most crucial role to play in new era of responsibility। अब नानी पालकीवाला कहते हैं कि इस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौर में सबसे बड़ी और क्रूशियल जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज़ की है।
what a transformation would be affected. More businessmen shared the view of chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief executive officer. He said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. तो इस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौर में जो इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी है वो क्या है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ही वो यूनिट हैं जहाँ अर्थ के चारों बायोलॉजिकल सिस्टम का मैक्सिमम यूज़ होता है। यही वो जगह है जो हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करता है। ठीक है, तो नानी पालकीवाला कहते हैं कि किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आता है अगर अधिक से अधिक इंडस्ट्रियलिस्ट ड्यूपोर्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलॉर्ड के विचारधारा को, कंसेप्ट को अपनाते हैं। तो कौन है मिस्टर एडगर? ये ड्यूपोर्ट के चेयरमैन थे। इन्होंने 5 वर्ष पहले खुद को कंपनी का पर्यावरण अधिकारी या CEO यानी कि चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर घोषित कर लिया था, और इंडस्ट्री के साथ साथ इन्वायरमेंट की बेहतरी भी बनी रहे इस बात का भी वो अच्छी तरह ध्यान रखते थे। तो अब हम देखते हैं कि उनकी विचारधारा क्या है। तो उनकी विचारधारा ये कि हमें लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में बने रहने के लिए हमें एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में भी एक्सेल करना होगा। मतलब ये कि हर कंपनी में एक ऐसा CEO हो जो इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ एनवायरमेंट का भी वेल विशर हो, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे। नतीजा ये होगा इंडस्ट्री तो फले फूलेगी ही, साथ में एनवायरमेंट भी पॉल्यूट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि चिमनी के ऊपर फिल्टर लगा दिया जाए, जो सीवेज है उसको रिसाइकिल कर दिया जाए, और जो प्लास्टिक वगैरह है उसको भी रिसाइकिल किया जाए। तो ऐसा अगर हर इंडस्ट्री का CEO सोचने लगे तो एनवायरमेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the year of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous word, "No generation has a free hold on the earth. All we have a life tenancy and with a full repairing lease." अब नानी पालकीवाला इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर की बात करते हुए कह रहे हैं कि मार्गरेट थैचर ने बहुत से स्टेटमेंट दी हैं, लेकिन इनकी कोई भी स्पीच इतनी क्लियर और वेल डिफाइंडेड नहीं थी जितनी ये इस स्टेटमेंट में उनके वेल चूजन वर्ड थे। और क्या था वो कि कोई भी जनरेशन, चाहे प्रेजेंट जनरेशन हो या फ्यूचर जनरेशन हो, वो परमानेंटली इस धरती पर नहीं रहेगी। हमें इस धरती पर रहते हुए अपने लाइफ साइकिल को यहाँ पूरा करना है। इस दौरान अपने विकास के लिए हमने जिन रिसोर्सेज का यूज़ किया है, हमारी ये जवाबदारी बनती है कि हम उतनी की परिपूर्ति करें ताकि आने वाली जनरेशन को संसाधनों से भरपूर धरती मिल सके। In the words of Lester R. Brown, we have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. जबकि मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, हमें यह धरती अपने फोरफादर से विरासत में नहीं मिली है। ये हमारे हक या अधिकार की चीज़ नहीं है जिसे हम जैसा चाहें वैसा यूज़ करते रहें, बल्कि हमें ऐसा समझना है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन की ये धरोहर है और अपने बच्चों के इस धरोहर को हमें और अधिक अच्छे रूप में उन्हें सौंपना है।
So, student, this is all about the lesson. In nutshell, अगर short में हम कहें तो इस lesson में क्या बताया गया है? Save the earth and its resources, save environment, follow sustainable development, limit the use of non-cyclic resources, don't overuse natural resources, and most important, check population growth. So, this is all about the lesson. Subscribe the channel, share, like, and comment. Press the bell icon for the oncoming notification.